वो इसलिए ये नहीं कर रहे बच्चा जी, ताकि सारी जो चीजें है ना, पहले आपको ABCD पढ़ना ही सीखना है, उसके बाद आप एप्पल बॉय पे आइए। हाँ जी, वो आपका मुझे पता है शैली, आपका डिलीटेड है, बट आज के लिए और नेक्स्ट टर्म के लिए तो आपको यही वाला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज इसमें हाँ बिल्कुल सही, जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ ना क्लास के टाइम पे, तो मेरे उसमें आपको नेक्स्ट स्लाइड का पता चल जाता है कि नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले हैं। चलिए जी, बातें हो गई बहुत सारी। और हाँ जी चारू जी, आप तो वैसे भी अच्छे बच्चे हो, आप शैली और एक दिन उन्होंने का नाम मैं लेना भूल गई थी, शायद कीर्ति थी या कौन, वो सारे तो अच्छे बच्चे हो, आप लोग बात मान लेते हो, समझ लेते हो बात को। तो पहले तो हम आज आपका जो चैप्टर है ट्रांसपोर्ट वाला वो अब स्टार्ट करते हैं। हाँ जी शैली जी, रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर ली है, ठीक है जी। चलिए जी, वेलकम एवरीवन टू द क्लास। आपका आज का चैप्टर है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, और ये मुझे पता है आपके सिलेबस में नहीं आ रहा है, बट वी आर हेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये वाला जो चैप्टर है उसको आज कंप्लीट करेंगे। पहली बात फटाफट फटाफट, ताकि आप लोग देखो ना। देखिए जी, हम लोगों ने यहाँ पढ़ा कि चैप्टर का नाम है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, राइट। किस चीज का ट्रांसपोर्ट करना है, पहला क्वेश्चन आपसे, फटाफट से आंसर दीजिएगा। अच्छा, एक चीज और करनी है मुझे आप लोग के लिए आज, जस्ट वंस गिव मी वन, हार्डली 30 सेकेंड्स, क्योंकि आज की क्लास पे ना हम लोग को बोला गया था कि वही जो मैंने आपको बताया था कि लिस्ट जो बन रही है, मैंने लोगों के नाम दिए, बट फिर भी जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट्स के नाम दे रहे हैं, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का नाम दूंगी। तो आप लोगों के लिए हम ऑन करते हैं क्या, माइक्रोफोन, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से बोलिए, और मैं आपको अपना पहले नाम बोलना है, फिर आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। ऐसे कोई जैसे जैसे नहीं करेगा। ट्रांसपोर्ट आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने, बच्चों ने आंसर सही दिया है। इसका सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है मिनरल्स, जिसमें क्या हमारे फूड्स आते हैं। फिर आया है हमारा वाटर, और क्या बोला आप लोगों ने इसके अलावा, बताइए जी। मिनरल, वाटर, Enzymes and food. फूड तो मिनरल में नहीं आगे बच्चा। और नाम Ma'am, पहले लीजिए। nutrients. ये कौन बोला है, न्यूट्रिएंट बोला, बिल्कुल सही है। Ma'am, Kirti. कीर्ति, ओके जी, कीर्ति जी, आपका नाम शायद तो लिखा हुआ है, कीर्ति जी, ठीक है जी। एंजाइम्स नहीं बच्चा, एंजाइम्स को आप इसमें नहीं कैलकुलेट करोगे। बिल्कुल सही पलक जी, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। और एक और जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, अच्छा नहीं आप लोगों ने बता दिया है, एक और जो छोटा सा है, दैट इज आयंस, ठीक है। ये भी हमारे ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं, ऑल्दो ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में आ जाते हैं। और आप बताएंगे आपकी कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं ये, फटाफट से। हाँ जी बिल्कुल सही शैली जी, न्यूट्रिएंट्स में हमारे माइक्रो एंड मैक्रो दोनों आते हैं, ठीक है। चलिए जी, मैकेनिज्म बताइए। क्या बात है पलक जी, सब पढ़ के आए हो पलक, है ना। बिल्कुल सही आंसर पलक जी। तो मुझे आज आपसे बहुत सारे आंसर्स चाहिए, ठीक है। और दूसरा कोई तरीका बताना चाहेगा। डिफ्यूजन हो गया पहला, दूसरा मैम सरफेस टेंशन भी होता है। किससे बच्चा, थोड़ा सा तेज बोलो। मैम सरफेस टेंशन वो भी आपकी आवाज जो मैम ऊपर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है ताकि एपिकल जो उसमें ग्रोथ हो। हाँ, तो उसका नाम क्या है उस ट्रांसपोर्ट का, ये तो मैं पूछ रही हूँ। हाँ सरफेस जी मोहिनी, टेंशन की हेल्प से। बच्चा जी आपको लिखना पड़ेगा, बिकॉज आपकी आवाज जो है ना थोड़ी सी कट के आ रही है। ये सानिया इसी में आ जाते हैं, वाटर पोटेंशियल। क्या बात है चारू, कहाँ से पढ़ रहे हो भाई। बिल्कुल सही आंसर है, ये आंसर तो पता है किसी बच्चे ने भी क्लास में नहीं दिया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट जो आप लोगों से मैं सुनना चाह रही थी, वो जिसने किसी ने भी नाम नहीं लिया, दैट इज द ट्रांसलोकेशन, ठीक है। ये चारों हमारे जो है इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स हैं, जो कि हमारे क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं। आ जाइए जी, बहुत सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ ली। अब आते हैं कि हम लोगों को लिखना कैसे है। प्लाज्मोलाइसिस ट्रांसपोर्ट पे आएगा, तो कहीं ना कहीं काम तो वो भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। अब पता नहीं, मैं देखती हूँ एक बार। चलो जी, आ जाइए जी, ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट। देखो आपको मैंने, देखो अभी किसी बच्चे ने ना मुझे नाम लिया था किसका, जाइलम एंड फ्लोएम का, ठीक है, किसी ने तो लिया था। बट बच्चे जी आपने जो आंसर दिया ना, आंसर सही है, बट मेरा क्वेश्चन वो नहीं था। मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछती ना, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ह्यूमंस वाला लेते हैं, कि ह्यूमंस के पास क्या डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, या फिर आप कह लो सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। ओके मोहिनी जी आपने लिया था,
कोई बात नहीं, अभी आप अपने आप को आपको रियलाइज हो जाएगा कि आप कहाँ पे गलत थे। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे में होता है, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा क्या ब्लड फ्लो करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा खाना पानी सब कुछ फ्लो कर रहा होता है। बट पता है बच्चा, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आपका सिस्टम का नाम क्या है, मैंने ये तो पूछा ही नहीं कि कौन कौन से ऑर्गेन्स इनको कर, अगर तो आपको समझ में आई मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ओके जी सोनिया जी, मैं ये कह रही हूँ बच्चा कि मैंने जो क्वेश्चन पूछा था ना कि कौन कौन से मैकेनिज्म्स होते हैं प्लांट्स में जो कि ये जो हमारे ट्रांसपोर्ट है इन सब चीजों का करते हैं, तो इन किसी ने आंसर दिया जाइलम और फ्लोएम, तो उनका आंसर गलत नहीं था, बट जो क्वेश्चन मैंने पूछा था ना उसका आंसर गलत था। तो इनडायरेक्टली क्या हो गया कि वो गलत ही हो गया, क्योंकि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि कौन कौन से सिस्टम है, जैसे अगर मैं आपसे ह्यूमंस के बारे में पूछती तो डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम ये हमारे बॉडी में खाना पीना को ट्रेवल करवाते हैं। बट अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती कौन से ऑर्गन करवाते हैं, तो जैसे आप यहाँ पे हर्ट बोलते, आर्टरीज या वेन्स बोलते, और यहाँ पे शैली, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम वाले, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम वाला, अगर जैसे इसमें जाइलम और फ्लोएम जो आपने आंसर दिया था उसका जो हमारा क्वेश्चन होता, तो आप यहाँ पे उस तब आंसर लेते स्टमक का या लीवर का या इसोफेगस का या फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन का, बट द क्वेश्चन वॉज कि सिस्टम कौन सा है, तो सिस्टम हमारा कौन सा है बच्चे, ये चारों। ठीक है ठीक है मोहिनी जी, अब आपको समझ में आ गया। तो जाइलम फ्लोएम इज करेक्ट आंसर, बट दे आर पार्ट ऑफ दो सिस्टम। ठीक है चलो जी, यहीं पे हम लोग पहुंच जाएंगे कि हम लोगों को अब लिखना कैसे है। कहानी तो तुम लोग को समझ में आ गई, आज की सारी स्लाइड्स ना ऐसे ही रन करने वाली हैं, पहले कहानी फिर मेन स्लाइड। देखो जी, अभी जस्ट मैं आपको बता के हटी हूँ कि प्लांट्स में कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, ना ही कोई इंटरस्टिशियल फ्लूइड का सिस्टम है। ठीक है, बट फिर भी सब्सटेंस जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि सारा का सारा जो बन रहा है वो हमारा रूट्स में बन रहा है, और रूट्स से वो कहाँ जा रहा है, हमारे प्लांट्स की लीव्स तक जा रहा है, लीव्स के टिप्स तक जा रहा है और हर एक पार्ट तक पहुंच रहा है। तो कुछ तो तरीका चल रहा होगा कि यहाँ पे जो ये सारी की सारी चीजें हैं, वाटर मिनरल जो भी आपने नाम लिए, वो सारे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। दूसरा हमारा क्या आ जाता है, दूसरा हमारा आता है कि ये जो हमारा ट्रांसपोर्ट है वो आपको पता होना चाहिए। पलक जी आ रहे हो, वहां पे भी आ रही हूँ मैं बच्चा। ठीक है, ये जो हमारा ट्रांसपोर्ट है वो हमारा लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो रहा है, क्योंकि ये रहा सपोज कर लो हमारा प्लांट। ठीक है, ये हमारा प्लांट है। ठीक है, तो हमारा जो ये जो सपोज कर लो ये रूट है इसकी। ठीक है, तो ये जो रूट है ये स्टेम तक भी चीजों को पहुंचा रही है, और यही रूट से जो, क्योंकि रूट से हमारा सब कुछ बनाती है, पानी जो है आपको पता होना चाहिए कि हमारा कोई भी स्टेम है या लीफ है या ब्रांचेस है, उनके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि वो बाहर से चीजों को एब्जॉर्ब करें। तो सारी की सारी चीजें कहाँ से ट्रांसफर हो रही है, रूट से ही उसको मिल रही है। तो ये शॉर्ट डिस्टेंस पे भी जाते हैं और हमारे लॉन्ग डिस्टेंस पे भी जाते हैं, इसी को हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, क्या है जी, शैली जी बड़ा मिस करेंगे हम आपके इस तरीके को जो मैं बोलती हूँ आप लिख देते हो, कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इनसाइड प्लांट और ओवर शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस, कि शॉर्ट डिस्टेंस में भी और लॉन्ग डिस्टेंस में भी, इसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। अब आ जाता है क्या, कि जब हमारी कहानी चल रही होती है क्या, शॉर्ट डिस्टेंस की, तो शॉर्ट डिस्टेंस पे जो पार्ट आते हैं उसको हम कहते हैं क्या, वो किस कौन से मेथड होते हैं, वो होता है हमारा डिफ्यूजन, और दूसरा होता है हमारा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। क्या कहते हैं बच्चा जी उसे, उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो है ना वो हमारी कहीं ना कहीं कंडक्ट करवाई जाती, कौन करता है, करवाता है, हाँ जी, उसको हमारा कंडक्ट करवाते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है जी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को हमारे कंडक्ट करवाते हैं। बिल्कुल सही पलक, चारू, सॉरी पलक एंड शैली। ठीक है, चलो जी, फिर आ जाता है, ये हमारा हो गया पहला वाला कि मूवमेंट अगर हम हमारा शॉर्ट डिस्टेंस पे हो रहा है, इसलिए मैंने शॉर्ट वाला दिखाया है आपको। ठीक है, कि देखो यहाँ से बस यहाँ तक वाला शॉर्ट डिस्टेंस में हो रहा है तो डिफ्यूजन और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू होगा, और अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हो रहा है तो हमारा कौन करवा रहा है, तो हमारा वाया, यहाँ पे वाया मतलब इसके थ्रू, कौन सा मेथड का नाम है हमारा, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, और कौन करवाता है इसे, वेस्कुलर सिस्टम। बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये रहे हमारे हमारी ये वाली स्लाइड, और मेरे अकॉर्डिंग सबको समझ में आ गई होगी क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस था नहीं। अब आ जाते हैं हम लोग कौन से वाले पार्ट में, ये आता है हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, की हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। बट यहाँ पे पहुंचने से पहले ना आपको थोड़ा सा मुझे ये बताना होगा कि आप लोग को कितना पता है। ठीक है,
चलिए जी, ये तीनों की तीनों स्लाइड्स हम लोग खुद से लिखेंगे, खुद से पढ़ेंगे। पहला आ जाता है पार्ट, और आप लोग पर ये बात ना मुझे लिख के नहीं बोल के बताएंगे, इसीलिए मैंने आपका माइक जो है आज फ्री किया हुआ है, कि डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या है। पहले अपना नाम और उसके बाद डेफिनेशन। क्वेश्चन सुनाई पड़ा आपको? यस मैम। नाम बोलिए बच्चा जी। मैम आंचल। ओके। Diffusion occur from region of higher concentration to region of lower concentration. ओके जी आंचल जी, बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने। और कोई इसमें कुछ और ऐड ऑन करना चाहेगा? Ma'am, diffusion is slow process. बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट। Ma'am, diffusion of gases from higher concentration to lower concentration. ओके, नहीं ये बात तो आंचल ने बोली दी, ठीक है। इन इस दो पॉइंट्स के अलावा मैम ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू होती है। ओके जी। हाँ जी बताइए शैली, मैं सब समझ गई आपकी बात। No energy expenditure take place. बिल्कुल सही आंचल जी, फिर से आपने सही पॉइंट दिया है। चलिए जी, अब ना मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी भी बच्चे ने वो पॉइंट दिया है, मतलब मुझे नहीं लगता, नहीं मतलब कि मतलब मैं जो पॉइंट आप लोग से एक्सपेक्ट कर रही थी ना, जो मैं सुनना चाहती थी, वो वाला पॉइंट आप में से किसी ने नहीं दिया है। तो पहले मैं आपको मेम्ब्रेन भी नहीं होता, मेम्ब्रेन नो मेम्ब्रेन रिक्वायरमेंट। आंचल अभी आपको समझ में आएगा। चलो जी, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स आपने सही दिए, बट ये जो मेम्ब्रेन नहीं होता है ना, ये वाला पॉइंट गलत बोला है। आप मतलब मुझे पता है कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, बट आपने जो बोला है ना, बस वो थोड़ा सा गलत बोला है लास्ट पॉइंट। बाकी आपने बिल्कुल जो तीनों पॉइंट दिए बिल्कुल सही पॉइंट दिए, एकदम सटीक पॉइंट दिए। चलिए जी, थोड़ा सा और चीजें अपने में ऐड। मूवमेंट में हेल्प करते हैं। क्या करता है बच्चा जी? मैम इसमें गैसेस मूवमेंट होता है ना। हाँ जी बिल्कुल सही है। चलिए जी, अब Ma'am, मैं बता। हाँ जी पलक बताइए। ma'am, it happened from low pressure to high pressure. नहीं And पलक, ma'am, आप शायद पलक। हाँ बताइए it आगे। is a gaseous movement within the plant body. हाँ ये पॉइंट बिल्कुल सही बताया आपने, कि प्लांट्स में सिर्फ जो है गैसियस मूवमेंट वो हमारा वो सिर्फ डिफ्यूजन के थ्रू होता है। ये बिल्कुल सही पॉइंट था, और न्यू पॉइंट भी था। चलिए जी, अब सीख लेते हैं हम लोग का एग्जैक्ट डिफ्यूजन वाला। लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन इज, तो गेमर जी डिफरेंस क्या हुआ दोनों में? वही आपने डिफ्यूजन का ही बता दिया, वही ऑस्मोसिस का। अब सुन लो कि क्या मैं कहना चाहती हूँ। आप लोगों ने जो डेफिनेशन सीखी है, जहां से भी सीखी है बिल्कुल सही सीखी है, बट थोड़ी सी आधी सीखी है, ठीक है। शैली हाई से लो। एक तो ना ये मैसेजेस इतने फास्ट रन करते हैं, जस्ट एक मिनट दीजिए। नहीं जी प्रोसाइड गेमर जी, आप गलत आपने बोला है। अब कोई भी नहीं बोलेगा, अब पहले आप मेरी बात सुनेंगे, उसके बाद आप बताएंगे, ठीक है। डिफ्यूजन जो आप लोगों ने डेफिनेशन बताई और सबको पता भी होगी, कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल या सब्सटेंस एक ही बात है, ठीक है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। यही आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी है, और बिल्कुल सही भी डेफिनेशन है। बट द पॉइंट इज ना कि कॉन्सेंट्रेशन इज फॉर सी, ठीक है। द पॉइंट इज कि कौन से मॉलिक्यूल, क्योंकि हमारी ऑस्मोसिस की डेफिनेशन भी यहाँ पे ऐसी ही होती है। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन अगर आप लिखोगे तो क्या बन जाती है? इट इज द मूवमेंट ऑफ Ma'am, मॉलिक्यूल it differs molecule. फ्रॉम Ma'am, हायर टू लोअर। क्या बता रहे थे शैली जी? एक मिनट देखती हूँ मैं आपका। हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कोएफिशिएंट, हायर टू लो इन डिफ्यूजन। हाँ शैली बिल्कुल सही बताया आपने, ठीक है। मैम बट चलो, ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है ना। क्या बात है, कौन बोला ये? आंचल। आंचल तुम तो बड़ी इंटेलिजेंट बच्ची हो यार, तुम्हारा नाम मैंने पहली बार सुन रही हूँ क्लास में। किसी और नाम से रहती हो क्या क्लास में? मैम हम बोलती नहीं। है खतरनाक लड़की है क्लास की भाई। चलो जी, बिल्कुल सही बात। कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और बस यहाँ पे क्या आ जाता है, एक थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। बस एक ये चीज न्यू और एड ऑन होती है। और अभी जो बात कही ना आंचल जी ने,
बहुत ही सही बात की है। देखो जी, आप सबको पता है हमारा जब भी कोई भी सॉल्यूशन बनता है, इसका ना हमारे आगे वाली स्लाइड से कोई लेना देना नहीं है, बट मैं आपको सिर्फ एक चीज समझा रही हूँ कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं। जब भी हमारा सॉल्यूशन बनता है, जैसे हमने अगर नींबू पानी ही बनाया है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक हमारा सॉल्वेंट होता है जिसमें हम लोग कोई चीजें घोलते हैं, मिलाते हैं, और दूसरा हमारा होता है सोल्यूट। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं हमारे सॉल्यूशन के। ठीक है, अब देखो कहानी क्या है। डिफ्यूजन में जो चीज मूव कर रही है ना बच्चा, वो मूव कर रही है हमारी सोल्यूट। यही है इसकी मेन इंपॉर्टेंट कहानी। और ऑस्मोसिस में जो चीज मूव कर रही है, दैट इज योर सॉल्वेंट। किसने कहा कि डिफ्यूजन एक्टिव प्रोसेस है बच्चा? नहीं मैम, वो तो पैसिव है। प्रोसाइड गेमर जी, दोनों ही पैसिव प्रोसेस है, ऑस्मोसिस भी और डिफ्यूजन भी। ठीक है जी। अभी आपको ना एक लास्ट स्लाइड पे, जब आप मेरी स्लाइड पे जाओगे ना, तो आपको एक चीज बड़ी अजीब सी समझ में भी आएगी। बस इस चैप्टर को एंड होने दो। अब सारे के सारे अपनी बातें कोई भी मुझे नहीं बताएगा। अब पहले मेरी बात सुनो, ठीक है? चलो जी, फटाफट से एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ यहाँ पे। ये रहा हमारा प्यारे से 2 जार। ठीक है, यहाँ पे हमारा 90% सॉल्वेंट है। ठीक है, और 10% क्या है, सोल्यूट। दिस इज आर ए, दिस इज आर बी, और इसमें उल्टी कहानी है। 90% सोल्यूट और 10% सॉल्वेंट। ठीक है, तो आप मुझे बताइए मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, ए टू बी होगा या बी टू ए होगा? अगर मैं बात कर रही हूँ डिफ्यूजन की, डिफ्यूजन में मूवमेंट किस में होगा, ए टू बी या बी टू ए? मैम B2A। मैम B2A। ए ए टू बी किसने बोला, बस मुझे ये बता दो। मैंने सोनिया। बिल्कुल गलत सोनिया। आपसे मैंने क्या पूछा बच्चा, ध्यान दो। मैंने आपको डिफ्यूजन का डेफिनेशन समझाया कि इट इज द मूवमेंट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट किस कंसंट्रेशन में, हाई कंसंट्रेशन से लो में जाएगा, जहां ज्यादा है वहां से कम में जाएगा, राइट? यही बात कही थी मैंने आपसे। तो ज्यादा कहाँ है सोल्यूट, बी के पास, बी में। है ना? और इसके पास कितना है सोल्यूट, 10% है। तो अब बताओ किससे किस में जाएगा, बी से मैम ए में। B2A। ठीक है जी। तो जब हमारा बी टू ए है, दैट इज आर व्हाट, डिफ्यूजन। और यही केस अगर मैं आपसे ऑस्मोसिस के रेफरेंस में पूछती, तो आप क्या बताते? A2B। कि ऑस्मोसिस में मूवमेंट किसका हो रहा है, सॉल्वेंट का, मूवमेंट ऑफ Solvent। सॉल्वेंट फ्रॉम हायर टू लोअर। ठीक है, बस यहाँ पे एक वो हमारे पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन चाहिए थी, तो ये हमारा ऑस्मोसिस के लिए भी हो जाता। तो ये हमारा है ऑस्मोसिस का, और ये हमारा डिफ्यूजन का। ओ भाई जी, ओ कचौड़ी कचौड़ी, चोखा नहीं बना सकती हूँ मैं, इतना कर रही हूँ तो ना तुम मुझसे रोशनी। इसीलिए मैं जो है ना म्यूट करके रखती हूँ सबको। वो देखो, रोशनी जी सबको चौका खिला रही है। हंसाओ मत यार, मुझे हंसने में भी नाक में दर्द हो रहा है आज मेरी। चलो जी, अब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू का समझ लो। हमारे लिए भी भेज देना रोशनी बना के, अगर आए तो क्लास में उनको बता देना कि मेरे लिए भी भेज दो, मुझे बहुत पसंद है वो। चलो, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू पे आ जाओ। आप लोग को ये वाला पॉइंट, दोनों पॉइंट समझ में आ गए। अब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर मैं आपसे डिफ्यूजन की डेफिनेशन पूछूं सॉल्वेंट के रेफरेंस में, तो आप क्या डेफिनेशन दोगे इसकी? चारू उसको बोल देना कि अंजलि मैम आपसे तुमसे वो मंगवा रही थी। चलो, मैंने फिर से आपको अनम्यूट कर दिया है। बताइए जी, अगर मैं आपसे सॉल्वेंट की डेफिनेशन पूछूं सॉल्वेंट के रेफरेंस में, जैसे ये जो डेफिनेशन थी डिफ्यूजन की, वो थी हमारी सोल्यूट के रेफरेंस में, कि इट्स द मूवमेंट ऑफ सोल्यूट फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अब अगर मैं पूछूं सॉल्वेंट के रेफरेंस में, मैम मूवमेंट ऑफ Movement of मॉलिक्यूल solvent लो higher मूवमेंट to ऑफ higher सॉल्वेंट concentration to lower लोअर टू हायर concentration। कंसंट्रेशन। एक एक करके बोलो पहले तो। One solvent substance in which other materials dissolve to form a solution. नहीं बच्चा, मैंने सॉल्वेंट की डेफिनेशन नहीं पूछी, मैंने आपसे पूछा सॉल्वेंट के रेफरेंस में आप डिफ्यूजन की डेफिनेशन बताइए मुझे। मैम मूवमेंट अभी ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, जिसने भी दिया है। शैली, आपने पहले सही दिया था बच्चा, आपने फिर उल्टा क्यों बोल दिया? जब सॉल्यूट का मूवमेंट
यहाँ पे हाई से लो हो रहा है, तो ऑब्वियस है सॉल्वेंट का मूवमेंट कैसे होगा, लो टू हाई। तो इसका डेफिनेशन क्या बन जाएगा, अगर हम डिफ्यूजन का डेफिनेशन सॉल्वेंट के रेफरेंस में पढ़ेंगे तो सॉल्वेंट के रेफरेंस में इसका डेफिनेशन बन जाएगा मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। अब सही जा रहे हो आप। और वही अगर हम ऑस्मोसिस को सॉल्यूट के रेफरेंस में पढ़ेंगे तो कैसे हो जाएगा, ऑस्मोसिस को सॉल्यूट के रेफरेंस में होंगे तो वहां यहाँ पे हमारा फिर से उल्टा हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ व्हाट, सॉल्यूट फ्रॉम लोअर टू हायर। ठीक है, चलो जी ये हो गया बिल्कुल क्लियर। तो अब आगे की स्लाइड्स आपको समझने में ना ज्यादा दिक्कत नहीं लगेगी। पहले तो हम ना डिफ्यूजन डिफ्यूजन वाला पार्ट समझ लेते हैं। ये दोनों ही किसमें है बच्चा जी हमारे, ये दोनों है हमारे डिफ्यूजन में। मैम डिफ्यूजन तो डिफ्यूजन में ही होगा ना, नहीं जी बच्चा, ये हमारा सिंपल डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन के दो पार्ट्स, एक सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब पहले तो हम इन दोनों का ही डिफरेंस देख लेते हैं, फिर आपस में इनके पास जाएंगे, सिमिलैरिटीज भी देखते हुए चलते हैं। दोनों में आप देख रहे हो कि कहाँ से कहाँ जा रहा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जा रहे हैं। ठीक है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में ही ट्रांसफर। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है आपको, यहाँ पे हमारे को क्या कोई एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है। देख रहे हो ना, कोई भी एटीपी मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट नहीं है। इनफैक्ट सिंपल डिफ्यूजन में तो क्या है, डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है, हमको कुछ और एक्स्ट्रा भी नहीं चाहिए। बट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और सिंपल डिफ्यूजन में जो इकलौता डिफरेंस है वो हमारा क्या है, कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में चैनल्स और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। इनको आप ना तीन नाम से जानते हो, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, चैनल एंड लास्ट वन इज योर पंप। हाँ जी, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, खुशी जी बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, ये तीनों नाम से आप इनको जानते हो। देखो अब आप लोग ना खुद से थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्योंकि मुझे पता है ये क्लास बहुत इंटेलिजेंट वाली है। वन ऑफ द, मतलब जैसे कहते हैं ना टीचर्स का जो फेवरेट बैच हो जाता है, उनमें से आपका जो बैच है मेरा एक सबसे टॉप मोस्ट फेवरेट वाला बैच है। ठीक है, क्योंकि और मैं चाहती हूँ कि मैक्सिमम बच्चे जो है ना मुझे मेरे वाले हैं वो वापस मिल जाए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि बहुत इंटरेक्टिव है, फटाफट से आंसर देते हो, चीजें समझ में भी आते हैं। और कुछ लोग तो मेरा नाम भी रख लेते हैं, खुद बिल्ली बिल्ली बन के घूम रहे हैं और अब मेरा नाम रख लेते हैं। सामने ही है मेरे प्रेरणा जी आज। चलो, तो ये सारी चीजें कि आप में क्या आते हैं हमारा। देखो अब आप लोग मुझे आप लोग खुद ही से मुझे आंसर बताओगे, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर क्या है। देखो जी, हाँ जी बिल्कुल सही, रिसेप्टर जी। बताइए जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हमारा नेचर कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक या हाइड्रोफोबिक, बताइए बताइए। आवाज आ रही है मेरी। हाँ तो मोहिनी जी आंसर भी बताइए बच्चा जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होता है हमारा। ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं एक बार कि हाइड्रोफिलिक नेचर होता है या हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक मतलब होता है वाटर लविंग, और हाइड्रोफोबिक मतलब होता है वाटर हेटिंग। तुम लोग ये पहली बार सुन रहे हो क्या नाम। नो मैम। फिर मैम हाइड्रोफिलिक। मैम बोथ होता है ना, हाइड्रोफिलिक भी होता है, हाइड्रोफोबिक भी होता है। टेल जो होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, जो वो होता है हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक हाइड्रो होता है। अब आपको क्या लगता है कि कोई चीज अगर हमारे हेड से यहाँ पे आ गई बीच में, तो क्या टेल उसको आगे बढ़ने देगी। नो मैम। तो उसका नेचर क्या हो गया, हाइड्रोफोबिक। बिल्कुल सही। ठीक है, कि जो हमारे, ठीक है वो हमारे, चलो हमारे इसमें हेड में किसी तरीके से एंटर तो कर गई, यहाँ पे बीचों बीच आ गई, बट टेल क्या करेगी उसको, आपको पता ना टेल हमारी फ्लेक्सिबल है, हिलती जुलती रहेगी, उसको फेंक देगी वापस, जाने नहीं देगी। तो मेन जो नेचर हुआ इसका क्या हो गया बच्चा जी, इसका नेचर हो गया हमारा हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक। ठीक है, कभी भी आपसे कोई पूछे ना ये बात, तो आइंदा के लिए आप ये नहीं बोलोगे कि दोनों होता है इसका, जब वो इतने डिटेल में मैम जाए तब आप बताओगे। वैसे आप उसका आंसर बताओगे कि इसका जो नेचर है बच्चा जी, वो हमारा क्या है, हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिक नेचर है, तो इसका मतलब है कि ठीक है जो हमारे लिपिड सॉल्युबल वाले हैं उनको तो ये अलाउ करेगी जाने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये उनको मैम अलाउ कर देगी जाने के लिए। हाँ जी प्रेरणा। मैम मैंने ना ये पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करती है सब मटेरियल, और ये सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है। प्रेरणा उसी पे आ रहे हैं बच्चा, 2 मिनट दो। ठीक है, बस 2 मिनट का टाइम दो, आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग की ना ये तीसरी ही स्लाइड है, तो थोड़ा सा आपको आराम से समझाने की, बिकॉज मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, वरना आपको पता है मेरी स्पीड ऐसी रहती नहीं है, मेरी क्लास बहुत फास्ट वाला रन करते हैं। देखो जी, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है वो, बट अभी हम जो बात कर रहे हैं ना, हम लोग मेरा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ही अलग था। मैंने आपसे पूछा कि इसका नेचर क्या था,
तो इसका नेचर हमें पता है क्या है, हाइड्रोफोबिक है। अब आपको समझ में आ गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर हमारी हाइड्रोफोबिक नेचर है। हाँ जी वो मेरी आदत में है, पता है, हमेशा से 5-6 साल भी हो गए ना। हाइड्रोफोबिक नेचर है उसका, तो वो क्या करती है, वाटर को, जो वाटर वाले Repel कंपाउंड्स करती है है। उनको, हाँ, उनको अलाउ नहीं करती है जाने के लिए। ठीक है जी, इसका मतलब है कि हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स जितने भी होंगे, हमारे सॉल्यूट्स होंगे, वो तो इधर से इधर चले जाएंगे। बट आपको ये भी बहुत अच्छे से पता है कि हमारे बॉडी के सेल्स को, या हमारी क्या, प्लांट्स की बॉडी के सेल्स को भी क्या, हाइड्रोफिलिक कंपाउंड्स की भी जरूरत है। तो वो कैसे ट्रांसफर होंगे, उनके लिए प्रेजेंट होते हैं हमारे ये चैनल्स और पंप्स। ठीक है जी, समझ गए अब। इतना जो मैं कहानी समझा रही थी वो बस इस पॉइंट को समझाने के लिए ही कह रही थी कि हमारे जो पंप्स और चैनल प्रेजेंट है ना, ये किसके लिए प्रेजेंट है, हाइड्रो मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, अब कोई कभी भी ये बात भूलोगे नहीं ना कि हाइड्रोफोबिक के लिए तो हमारा सिंपल डिफ्यूजन है, फोबिक के लिए हमारा सिंपल डिफ्यूजन है। और हमारे देखो पहला पॉइंट हो जाता है इसका बस कि ये तीनों टाइप की चीजें प्रेजेंट होना, और दूसरा है कि ये हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स के लिए प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी, चलो जी, क्या भूल गए शैली जी, और ये हमारे हाइड्रोफोबिक के लिए होते हैं। चलो जी, ये बस हमारा इनका डिफरेंस है। अब आ जाओ डिफ्यूजन, और हम मतलब डिफ्यूजन मतलब दोनों टाइप के डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हम बात करेंगे। हमने यहाँ पे एक्टिव हाई डिफ्यूजन में पढ़ा, अच्छा जी, कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में, बल्कि अगर आप यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देखोगे तो कहानी कैसी चल रही है हमारी, इसका जो नंबर है लो यहाँ पे टू मैं हाई रेड कलर, कंसंट्रेशन। बिल्कुल सही जी, जिसने भी बोला बिल्कुल सही बोला कि इसमें जो हमारी कहानी चल रही है दैट इज फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। हाइपर ठीक है, पहले ये। अब जब भी हम लो से हाई में जाते हैं तो हमको क्या, एटीपी की जरूरत होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड। एटीपी इज यूज्ड, इसकी जरूरत है। और वो एनर्जी कौन यूज कर रहा है, इसका प्रोटीन ही यूज कर रहा है बच्चा जी। यहाँ पे नो एटीपी, यहाँ पे एटीपी यूज हो रहा है। अब आप लोग को ना दो चीजें मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुकी हूँ, बट आज की क्लास में नहीं बताई है, तो इसलिए हम इसको रिकॉल करेंगे। मैंने आपको बहुत पहले भी एक बात बताई थी कि अगर हमारा एप्पल जो है वो नीचे गिर रहा है, तो वो क्या, हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स उसको पुल कर रही है, उसको कोई मेहनत लगने की जरूरत नहीं पड़ रही है, उसको हम कहते हैं अलोंग अलोंग द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ज्यादा हैं, यहाँ से मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ट्रांसफर हो रहे हैं, इसमें भी हमें कोई मेहनत की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो इसको हम कहते हैं अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन। क्या कहते हो बच्चा जी, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगेंस्ट क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कौन बोला ये भाई, मैम नेहा। ओके जी, नेहा जी, बिल्कुल सही बोला आपने। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। यहाँ पे जो चल रहा है इट इज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, बिल्कुल सही। ठीक है, अब देखो जी, दूसरी चीज इसमें एक और ऐड ऑन कर लो, बिकॉज ये पूरे स्लाइड आप लोग यहाँ पे समझ लोगे ना, अगली 6-7 स्लाइड बिल्कुल इजी लगेंगी आपको। ठीक है, दूसरी बात हमारी इसमें क्या आ जाती है, दूसरी बात हमारी आ जाती है यहाँ पे कि इसको हम क्या कहते हैं ना, आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप कोई भी पहाड़ चढ़ रहे होते हो, ये छोटा सा पहाड़ बना दिया मैंने, ठीक है, पहाड़ चढ़ रहे होते हो, तो आपको चढ़ने में मेहनत लगती है या उतरने में मेहनत लगती है, मैम चढ़ने में। चढ़ने में। चढ़ने में चढ़ने में। मैम। हम तो चढ़ चढ़ने में जहां पे मेहनत लगती है वहां पे क्या मतलब हुआ कि वहां पे एनर्जी यूज हुई है। ठीक है, राइट। तो उसी से आप समझ लो कि इसको हम कहते हैं अप हिल ट्रांसपोर्ट। ठीक, अप हिल ट्रांसपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे हमारी क्या, एनर्जी, एटीपी इज यूज। और इसको हम कहते हैं डाउन हिल ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल क्लियर हो गया ये चारों पांचों पॉइंट जितने भी मैंने आपको बताए, मतलब 4-5 तो नहीं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ये तो 4 ये डिफरेंस हो गए, और दूसरा हमारा हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक वाला कॉन्सेप्ट आ गया, फिर हमारे टीपी चैनल प्रॉम्प्ट्स और ये सब आ गए। ठीक है, मेरे हिसाब से अगर नहीं भी क्लियर है तो आगे की स्लाइड्स में आपकी चीजें क्या है और भी ज्यादा क्लियर होती जाएंगी। फटाफट से, अब इसमें हम लोग ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, ज्यादा बातें भी नहीं करेंगे, फटाफट से खत्म करेंगे, एटलीस्ट जितना सोचा हुआ है उतना तो कंप्लीट करेंगे ही। मैम तब से, हाँ जी बच्चा। मैम चैनल्स को इंटीग्रल प्रोटीन भी बोल सकते हैं। हाँ जी, चैनल्स, ये जितने भी है ना बच्चे, ये सब प्रोटीन से ही मिलके बने होते हैं, इसलिए हम उनको इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। अभी हम लोग, अभी एक पार्ट आएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पे देखो बताती हूँ। किसी तो पार्ट में आएगा जब मैं आपको बताऊंगी कि दे आर एम्बेडेड इन प्रोटीन। पता नहीं, मैंने इरेज कर दिया होगा, एक तो मेरी आदत भी है ना कि मैं फटाफट से, जब नेक्स्ट क्लास, कोई नहीं, बट मैं आपको भी समझाऊंगी जब एक बार फिर से।
ठीक है, देखो डिफ्यूजन मैम क्या वो है हमारा, पोजीशन के नेम से उनका नाम होता है ना, जैसे पेरिफेरल प्रोटीन। देखो जी बच्चा, दो चीज होते हैं, पहले टॉपिक से मुझे भटकाओ मत। एक होता है इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है, और एक होता है पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, इंटीग्रल मतलब पूरा का पूरा धसा हुआ है, और पेरिफेरल मतलब होता है सिर्फ पेरीफेरी पे, चाहे आउटर साइड में चाहे इनर साइड में, ऐसे करके प्रोटीन प्रेजेंट होती है। और ये बड़ी सी जो दिख रही है ना आपको, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारी। मेरे पास तो ना इसकी पूरी पूरी गाथा लिखी हुई है। आई लव दिस टॉपिक वेरी मच। चलो आ जाओ जी, पहला इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या है हमारा, कि डिफ्यूजन हमारा क्या है बच्चा जी, एक स्लो मूवमेंट होता है। किस किस का मूवमेंट हो सकता है इसमें, गैसेस का, लिक्विड्स का और सोल्यूट्स का। गैसेस का आपको पता ही है, अभी किसी बच्चे ने, शायद आंचल जी ने ही पॉइंट बताया था बहुत ही सही वाला, कि ये हमारा किसमें, गैशियस मूवमेंट में होता है। प्लांट में कौन से मूवमेंट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ गैशियस मूवमेंट। ठीक है, और बाकी सारे पॉइंट्स आपको पता है कि डिफ्यूजन क्या है हमारा। अभी जस्ट हमने बात की कि इट इज द मूवमेंट ऑफ गैसेस, लिपिड्स एंड सोल्यूट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन विदाउट एनर्जी एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्चा, कि यहाँ पे हमारा एनर्जी का कोई भी जो है खर्चा वर्चा यूज नहीं हो रहा है। एक सिंपल लैंग्वेज में अगर कहना चाहो तो आप लिख सकते हो, नो एटीपी इज यूटिलाइज्ड। ठीक है, सिंपल सी बात। फिर आगे पॉइंट क्या है इसका, इट मे बी फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अदर पार्ट। मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, कि लास्ट से लास्ट वाले में, कि सेल के अंदर बहुत सारे और भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो अंदर अगर सेल के हो रहा है, मतलब एक ऑर्गेनल से दूसरे ऑर्गेनल में जा रहा है, तो उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, कि इट मे बी, डिफ्यूजन में बी विद इन द सेल। और दूसरी पार्ट ये क्या कह रहा है, दूसरा होता है हमारा बिटवीन द सेल, दो सेल्स के बीच में। ठीक है, तो डिफ्यूजन कैन बी विद इन द सेल और इट कैन बी बिटवीन द टू सेल। ठीक है, चलो जी दूसरा आ जाता है। हाँ जी शैली जी बिल्कुल सही, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन लिविंग सिस्टम। देखो आपको इसको समझने के लिए ना दो इंपॉर्टेंट और छोटी छोटी सी बातें। पहला है, तो आप ये समझ लो कि आप जब भी धूप बत्ती जलाते हो, तो जिस पॉइंट पे जल रहा होता है, तो उस टाइम पे उस जगह पे बहुत सारा धुआं होता है, बल्कि पूरे कमरे में। फिर आप थोड़ी देर बाद देखते हो तो बहुत ज्यादा धुआं प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब फिर पूरे रूम में स्प्रेड हो जाता है वो। दूसरा, आप कैसे, जब परफ्यूम लगाते हो, राइट, तो स्टार्टिंग में परफ्यूम की जो स्मेल है बस एक पर्टिकुलर पॉइंट तक रहती है, उसके बाद पूरे कमरे में फैल जाती है, राइट। अब आ जाओ दी प्लांट्स के केस वाला। प्लांट्स के केस में आपने अभी जब मैंने स्टार्टिंग में पूछा था इसका मैकेनिज्म क्या है, तो आप लोगों ने मुझे बताया था जाइलम और फ्लोएम होते हैं। बट अब आपको पता है कि जाइलम और फ्लोएम जो है, उनके ऑर्गेनेल्स मतलब पार्ट्स हैं जो ये करवाते हैं, बट उनका कोई रोल नहीं है इसमें। तो बच्चा जी, जो ये हमारा डिफ्यूजन वाला है और ये सब जो प्रोसेस है ना, अगर इसमें हमारा वेस्कुलर सिस्टम पार्टिसिपेट कर रहा होगा ना, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी ये जाइलम और फ्लोएम है ना, इनके चार चार पार्ट होते हैं। जाइलम के भी 4 पार्ट और फ्लोएम के भी 4 पार्ट्स। ठीक है, हाँ जी, उनके थ्रू होता है, बिल्कुल सही कहा कीर्ति जी आपने। ठीक है, उन पार्ट्स हैं, दे आर व्हाट, नॉन लिविंग। ठीक है, और एक ही पार्ट है उसका लिविंग, अभी आप आगे पढ़ोगे इसका। और हमारे फ्लोएम में जो कहानी है वो उल्टी, फ्लोएम के 3 पार्ट हमारे लिविंग है और एक नॉन लिविंग है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो डिफ्यूजन है उसका सिर्फ और सिर्फ जो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे कोई लेना देना है ही नहीं। वो नॉन लिविंग भी करते हैं, लिविंग भी। अब देखो जी, इस बच्चा जी, इस वाले को ना मैं इरेज नहीं करूंगी, बड़े मेहनत से मैंने लिखा था, बट समझाऊंगी मैं प्रॉपर वैसे ही, जो जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जी, बिल्कुल सही, पलक जी लेके भी आ गई है। क्या है इसकी कहानी, देखो जी। इसकी कहानी चल रही है हमारी, ये कलर यूज करते हैं रेड। पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि देखो ये है कि जो हमारा डिफ्यूजन अभी तक आपने पढ़ा ना, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं। पहला है बच्चा हमारा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या कहानी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की, ये पर्टिकुलर एक सेल है, एक पर्टिकुलर सेल में जितने ज्यादा नंबर ऑफ सोल्यूट उतना फास्ट डिफ्यूजन। ठीक है, जितने ज्यादा सोल्यूट उतना जल्दी जल्दी वो डिफ्यूज करेंगे दूसरे पड़ोस वाले सेल में। हाँ जी शैली जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सीजी इज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, जो सीजी लिखा है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, और जहां पे भी डीआर लिखा है तो दैट इज योर डिफ्यूजन रेट। तो जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट उतना ज्यादा डिफ्यूजन रेट। सिमिलरली एक सेल में हमारे क्या कितने कम आपको दिख रहे हैं, ये जो सोल्यूट है जितने कम उतना स्लो इसका डिफ्यूजन रेट, ऐसे ऐसे। ठीक है, जितना स्लो हमारा इसका मतलब जितना नंबर इसका क्वांटिटी कम होगी तो उतना ही कम वो ट्रांसफर होंगे।
तो वही चीज यहाँ पे फिर से लिख दिए कि जितना कम कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट उतना कम उसका डिफ्यूजन रेट। ठीक है, तो इससे आप क्या समझते हो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन रेट। मतलब क्या, मतलब ये कि अगर कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो डिफ्यूजन रेट हाई है, अगर कॉन्सेंट्रेशन लो है तो डिफ्यूजन भी हमारा लो होगा। ठीक है जी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लीजिए, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इज योर परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। अभी आप सब लोगों ने मुझे बताया कि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका नेचर क्या है, उसका नेचर है मैम हाइड्रोफोबिक। बिल्कुल सही शैली जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये साइन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। ठीक है, आप सबने मुझे बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर मैम हमारा हाइड्रोफोबिक है। ठीक है जी, हमें समझ में आ गया ये बात। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा जो सोल्यूट है वो परमिएबल है, परमिएबल कौन सा होंगे, जो भी हमारे हाइड्रोफोबिक हैं, तो अगर वो परमिएबल है तो वो उतनी जल्दी क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे जो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हैं वो फटाफट से ट्रांसफर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दे आर परमेबल, बिकॉज हमारी जो लिपिड की लेयर बनी हुई है वो बनी हुई है किसकी, इंस की। मतलब उनका जो नेचर है दैट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोफोबिक नेचर। वही हमने यहाँ लिख दिया, परमिएबिलिटी इज फॉर पी। ठीक है, थोड़ी सी शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे वरना बहुत खुचर पुचर हो जाता है। परमिएबिलिटी भी हमारी कैसी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि हमारा लिपिड का भी नेचर, सॉरी हमारी सेमी मेम्ब्रेन का नेचर भी हमारा क्या है, हाइड्रोफोबिक है। और ये मॉलिक्यूल भी जो है हमारा सोल्यूट भी जो है वो भी हमारा हाइड्रोफोबिक है, तो वो परमिएबल है, इजीली क्रॉस हो जाएगा। फिर आता है टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर को आप ऐसे समझ सकते हो कि आप ना एक दो पैन लो, एक में आपने नॉर्मल पानी डाला और उसमें कॉफी डाल दी। ठीक है, दूसरा आपने क्या किया, दूसरे में भी आपने सेम ही काम किया, पानी डाला कॉफी डाल दी, बट उसको क्या कर दिया, गैस पर रख दिया। किसकी स्मेल पहले आएगी रूम में, सबसे पहले उसकी आएगी जिसको हमने क्या बर्निंग में लगाया है। ठीक है, तो जितना हाई टेम्परेचर उतना उसका डिफ्यूजन रेट। ठीक है, जितना कम टेम्परेचर उतना कम उसका डिफ्यूजन रेट। सेम कहानी हमारी प्रेशर के केस में भी चलेगी। सेम कहानी हमारे प्रेशर की, जितना हाई प्रेशर उतना हाई उसका क्या डिफ्यूजन रेट, और जितना लो प्रेशर उतना लो उसका डिफ्यूजन रेट। नेक्स्ट आ जाता है इस चौथे पॉइंट को, यहाँ वाले को शैली जी आई वाज सेइंग कि अगर टेम्परेचर हाई होगा किसी भी, अगर आप सॉल्यूशन में ही आप हमारे सॉल्यूट भी प्रेजेंट होते हैं, अगर हमने उसका जो टेम्परेचर है वो हाई कर दिया, ठीक है, तो वो उतना ही जल्दी ट्रांसफर जो है वो ट्रांसपोर्ट कर जाएगा। अगर उसका टेम्परेचर कम है तो वो उतना ही स्लो ट्रांसपोर्ट करेगा। दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग। तो जितना हाई टेम्परेचर उतना फास्ट डिफ्यूजन रेट, और जितना लो टेम्परेचर उतना लो डिफ्यूजन रेट की, वो भी हमारा जो है ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो तीनों अभी तक हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहे हैं, इस चीज को याद रख दो। इसलिए मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वालों का ऊपर ही बनाया हुआ है, सिर्फ एक ही है हमारा जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन पता है ना आपको, ऐसा होता है, मैथ्स में शायद ये है, ऑल्दो मुझे मैथ्स पसंद नहीं है बट मुझे पता है इतना तो है ही। ठीक है, ये तीनों अभी तक हमारे कैसे चल रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहे हैं। फिर आ जाता है हमारा हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक वाला। ये भी हमारा ये वाला पॉइंट है। अभी हम लोग साइज वाले को ना लास्ट में देखेंगे। जो पांचवा वाला पॉइंट यहाँ पे दिया ना वो उन्होंने फोर्थ पे लिखे है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना वो हमारे इस वाले सेकंड वाले पॉइंट से, अच्छा यही होता है शाइन। ठीक है, मैंने बहुत टाइम से मैथ्स नहीं पढ़ी ना एक्चुअली, इसलिए क्रॉस कन्वर्ट कर रही थी। तो ये हमारा क्या यही वाला पॉइंट है कि अगर हमारे सोल्यूट का नेचर, किसका बच्चा जी, अगर हमारे सोल्यूट का नेचर क्या है, हाइड्रोफोबिक है, तो डिफ्यूजन रेट कैसा है, हाई है, क्योंकि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी जो है वो हमारी हाइड्रोफोबिक है। और अगर हमारे सॉलिड का नेचर हाइड्रोफिलिक है तो उसका जो डिफ्यूजन रेट है वो कम है। तो ये भी हमारा किस कैसा हो गया, एक तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। सॉल्युबिलिटी जो है सॉरी जो सॉल्युबिलिटी है वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी, डिफ्यूजन रेट की। फिर आ जाता है हमारा लास्ट पॉइंट जो कि इकलौता इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला पॉइंट है। क्या पॉइंट कहता है बच्चा जी, ये पॉइंट कह रहा है कि अगर हमारा साइज मॉलिक्यूल का या सॉल्यूट का बड़ा है, वही वाली कहानी, कोई भी भैया मोटा हो क्लास में वो उस चीज को माइंड नहीं करेगा, मैं किसी के पर्सनल उस पर नहीं जा रही हूँ, बट एक सिर्फ जनरल सी बात बता रही हूँ कि मोस्टली क्या देखा जाता है कि हम कॉमन पीपल की बात करें, हमारे एथलीट और जिम विम वाले नहीं, जो ये सेलिब्रिटीज होते हैं, जो मोस्टली जो मोटे लोग होते हैं उनको चलने वलने में क्या होता है, एक अगर उनको मैं पहाड़ चढ़ने को बोलूंगी तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, और वहीं जो पतले वाले होंगे फटाफट 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 करके निकल जाएंगे। ठीक है, वैसे ही आप हाथी और चींटी वाला कंपैरिजन से याद कर सकते हो। ठीक है,
फटाफट अपना काम कर लेते हैं और हाथी क्या अपना मस्त चाल में चलता रहता है यूं वाला। तो जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स या सॉल्यूट लार्ज साइज में होंगे उनका डिफ्यूजन रेट क्या होगा, कम होगा, और जिनका साइज छोटा होगा उनका डिफ्यूजन रेट हाई। तो बस एक यही इकलौता है जो हमारा क्या है, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बिल्कुल सही पलक जी, जो मैं बोलने वाली थी तब तक उन्होंने बोल दिया, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन रेट। चलो जी आगे बढ़ जाओ। अब आ जाता है हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वाला पार्ट। सारा चीज आपने समझा हुआ है, सारी बातें जो अच्छा शैली जी ठीक है। क्या बोलते हैं, आपने पढ़ी हुई है इसलिए हम लोग को ज्यादा टाइम इसमें भी नहीं लगना, हार्डली 15 मिनट और हमारी क्लास हो जाएगी ओवर। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की कहानी क्या है, चलो जी। पहला देखो, आपको अभी जस्ट मैं पढ़ा के आई थी कि डिफ्यूजन हमारा, सिंपल डिफ्यूजन हमारा कौन से के लिए था, सिंपल डिफ्यूजन हमारा था बच्चों जी हाइड्रोफोबिक के लिए, हाइड्रोफोबिक। राइट। क्या बात है, कौन बोला ये, सानिया। सानिया। ओके जी सानिया जी, ठीक है, बिल्कुल सही है आपने बोला और बहुत ही जल्दी भी बोला, ठीक है। चलिए जी, हाइड्रोफोबिक के लिए था, बट हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किसके लिए है, ये भी सेम ही डिफ्यूजन है और ये हमारा हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस के लिए है। और ये इसमें भी हमारा क्या, मेम्ब्रेन का जो काम है वो मेम्ब्रेन नहीं करेगी क्योंकि हमारा मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक है और ये हाइड्रोफिलिक है। तो कौन काम करेगा, काम करेंगे प्रोटीन प्रोटीन चैनल्स, जिसको हम, चैनल्स। बिल्कुल सही बच्चा जी, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन या प्रोटीन जिसे आप कहते हो, ये जैसे आप क्या बोलते हैं प्रोटीन कहते हो, ठीक है, उन सॉरी पंप्स कहते हो एंड चैनल्स कहते हो, वो हम सब के सब इनको यूज करेंगे, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट बढ़ जाइए, यहाँ पे हमारा कोई भी एनर्जी का यूज नहीं होगा, ठीक है, सेम कहानी जैसे कि मैंने आपको समझाई थी। इट ऑल्सो नीड्स अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, इनको भी क्या कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की जरूरत है। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की जरूरत है, इसका मतलब क्या हुआ कि जितना हाई इसमें नंबर होगा सॉल्यूट का, उतनी जल्दी ये क्या हो जाएंगे, ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और जितना कम होगा उतना कम ट्रांसफर होगा। फिर आ जाता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट कि इट इज वेरी स्पेसिफिक। क्या मतलब है इस बात का, इट इज वेरी स्पेसिफिक का मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पे कौन से मॉलिक्यूल ट्रांसफर होंगे, कब ट्रांसफर होंगे, वही वाली बात जो अभी थोड़ी देर पहले किसी ने कहा था, क्या, सेमी परमिएबल वाला। ये भी हमारा कुछ ना कुछ उसी तरीके को रोल को प्ले करता है कि कौन ट्रांसपोर्ट होगा, कब ट्रांसपोर्ट होगा, किसके साथ होगा, कितना ट्रांसपोर्ट होगा, वो सारा का सारा चीजें क्या है, फिक्स की जाती हैं पहले से, ठीक है। तो सेल्स और जब जो सिलेक्ट करते हैं मतलब जो सेलेक्ट करते हैं सब्सटेंस को अपटेक के लिए, उसके लिए वो बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, कोई भी ऐसे ही मुंह उठा के अंदर नहीं आ पाएगा। इट इज सेंसिटिव टू इनहिबिटर दैट रिएक्ट विद प्रोटीन साइड चेन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बच्चा जी बस इतना सा है कि आप लोगों ने अभी रिसेंटली एंजाइम वाला पार्ट पढ़ा है, ठीक है। एंजाइम की क्या हमारे पास एक्टिव साइट होती है, ठीक है, हर एंजाइम में क्या एक्टिव साइट थी। आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि एंजाइम की एक्टिव साइट पे हमारा सबस्ट्रेट बाइंड करता है। बट जब सब्सट्रेट। हमारा हाँ इनहिबिटर आ जा रहा था, ठीक है, जो कि क्या हमारा वैम्प का काम कर रहा था, याद है। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि जब भी सबस्ट्रेट के सामने इनहिबिटर होगा तो दोनों में से कौन बाइंड करेगा, वो सीधे जाके इनहिबिटर बाइंड कर लेगा क्योंकि हमारे क्या इनहिबिटर जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। सेम कहानी इनके साथ भी है कि यहाँ पे भी अगर हमारा इनहिबिटर साथ में आ जाता है सोल्यूट के, क्योंकि उसका भी शेप सेम होगा, तो वो क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा और वहीं पे हमारी जो रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। अब आ जाता है एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारा सैचुरेशन वाला पॉइंट। सैचुरेशन वाले पॉइंट की कहानी ये है कि ट्रांसपोर्ट रेट हमारा मैक्सिमम कब होगा, ट्रांसपोर्ट रेट हमारा मैक्सिमम तब होगा जब हमारी जितने भी ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ एक दिखाया है, सिर्फ एक ही नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। जब हमारे सारे के सारे जो ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स हैं वो अपने काम पे लगे होंगे, वो मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहे होंगे, ट्रांसपोर्ट कर रहे होंगे, ठीक है, सारे के सारे काम कर रहे होंगे, तो उसको हम कहते हैं कि और प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स क्या आ गए हैं हमारे, सैचुरेट हो गए हैं। वही पुराना हमारा चीनी वाला एग्जाम्पल, क्या एक गिलास पानी में आपने 2 चम्मच चीनी डाली, वो घुल गई, फिर आपने 2 और डाली, वो भी घुल गई सपोज, फिर आपने एक और डाल दी, तो वो भी चलो जैसे तैसे घुल गई, फिर आपने एक और डाल दी ना, तो वो क्या हो जाएगी, वो हमारे यहाँ पे जाके बैठ जाएगी, बट वो हमारी घुलेगी नहीं, ठीक है जी। तो वही कहानी हमारी इसके साथ भी हो जाती है कि जब हमारे सारे के सारे मॉलिक्यूल्स काम कर रहे हैं ना, प्रोटीन्स काम कर रहे हैं हमारे, या पंप्स या चैनल्स काम कर रहे हैं, तो उनके साथ भी हमारी यही कहानी जो है इम्प्लीमेंट हो जाती है। चलिए जी आगे कहानी क्या आती है हमारी, देखिए। चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारा कौन सा वाला पार्ट
कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के हमारे कौन कौन से पार्ट्स हैं। ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स में हम इनको डिवाइड करते हैं, यूनिपोर्ट, सिमपोर्ट एंड एंटीपोर्ट। ठीक है, क्या है इनका कहानी? इनकी कहानी देखिए, पहला है हमारा यूनिपोर्ट। यूनिपोर्ट में हमारा क्या होता है, वही मॉलिक्यूल सिर्फ हमारे ट्रांसपोर्ट होते हैं जो कि क्या सिंगल मॉलिक्यूल एक बार में सेम ट्रांसपोर्ट हो सकते डायरेक्शन। हैं। हाँ, नहीं, डायरेक्शन वाला कहानी नहीं है बच्चा जी हमारा। इसमें जो कहानी है यूनिपोर्ट में कि एक मॉलिक्यूल है और वो एक बार में हमारा क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरा एंटीपोर्ट है। एंटीपोर्ट की कहानी क्या है, टू मॉलिक्यूल्स मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। हमारे दो मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, एक अंदर जाएगा तो एक बाहर आएगा। इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है ना, सोडियम पोटेशियम पंप वाला जो है, मैंने आपको बहुत पहले बताया था ये। ठीक है, लास्ट है हमारा सिमपोर्ट। सिमपोर्ट की कहानी क्या है कि दो मॉलिक्यूल्स हमारे मूव करेंगे, वो भी कैसे, सेम या तो डायरेक्शन। दोनों अंदर आएंगे या हमारे दोनों बाहर आएंगे। ठीक है जी, चलिए जी। ये सारा के सारा भी क्या है, हमारा तरीके से रिवीजन बॉक्स था, नथिंग एल्स। अब आ जाइए जी एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाले पे। ये भी आप सारा का सारा पढ़ के आए हो और उसके बाद बस हम लोग क्लास के लगभग हमारा एंड ही हो जाएगा। चलिए जी, क्या कहानी है हमारी इसकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की? सारा का सारा पार्ट आप लोग पढ़ के आए हो। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि यहाँ पे हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, बट कैसे? बिल्कुल सही पलक जी, अगेंस्ट अपहिल द वाला, कंसंट्रेशन। अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कि कम है और कम से हमारा किस में जाएगा, ज्यादा में जाएगा। ठीक है, फिर आ जाता है क्या हमारा कि यहाँ पे हमारा जो है एनर्जी का यूज होगा। ठीक है, क्या हो रही है हमारी एनर्जी, एक्सपेंडिचर एनर्जी का मतलब क्या है, एटीपी इज यूटिलाइज्ड। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा क्या है, इट इज कैरिड आउट बाय मेम्ब्रेन प्रोटीन। वही फिर से कहानी मेम्ब्रेन प्रोटीन का है, तो इसका मतलब है कौन से कंपाउंड, कौन से टाइप के मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो रहे होंगे हमारे, फिर से हाइड्रोफिलिक। ठीक है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स ही होंगे जो हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहे होंगे। फिर देखिए जी क्या रहता है कि इन पंप्स, देखो जो मैंने आपको, ये बात भी मैंने आपको पहले बताई थी कि जो पार्ट हमारा एनर्जी यूज कर रहा है ना, वो कौन सा पार्ट यूज कर रहा है, ये प्रोटीन्स जो है हमारे। ठीक है, ये जो प्रोटीन्स हैं ये हमारा वो पार्ट एनर्जी जो है वो हमारी यूटिलाइज कर रहे हैं। क्या कहते हैं, मैंने इन्हें ही हम कहते हैं अपहिल ट्रांसपोर्ट। फिर आ जाता है कि ट्रांसपोर्ट जो है हमारा मैक्सिमम पे पहुंचता है जब हमारे सारे के सारे जो प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स हैं वो यूटिलाइज हो रहे हैं। क्या ये सारे के सारे अगर हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं वो अगर हमारे क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्ट कर रहे होंगे, तो इसे हम कहते हैं क्या, सैचुरेशन। सेम पॉइंट जो अभी आप फैसिलिटेटेड में पढ़ के आए हो। लास्ट पॉइंट हमारा इसका ये बन जाता है कि ये भी जो प्रोटीन्स है दे आर स्पेसिफिक। ठीक है, ये भी कैसे होते हैं, स्पेसिफिक। कौन आएगा, कब आएगा, किसके साथ आएगा, दे विल बी, दीज थिंग्स विल बी डिसाइडेड। ठीक है, फिर आ जाता है कि दीज प्रोटीन्स, ये भी क्या है, इनहिबिटर्स के लिए सेंसिटिव है, कि अगर एक टाइम पे हमारा इनहिबिटर और मॉलिक्यूल दोनों है तो वो हमारे इनहिबिटर से बाइंड करके रिएक्शन को स्टॉप कर देंगे और हमारी जो चीजें हैं वो स्टॉप हो जाएंगी। चलो जी, अब आ जाता है हमारा क्या बच्चा जी, रिविजन बॉक्स। इसका रिविजन बॉक्स क्या कहता है, रिविजन बॉक्स में हमने जितनी भी चीजें आज की क्लास में पढ़ी वो सारी की सारी क्या एक बार में आपको यहाँ पे समझ में आ जाएंगी। ये हम लोग बनाते हैं बड़ी सी अपनी क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस इज व्हाट आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम लोगों ने जब इसको पढ़ा था सिंपल डिफ्यूजन को, तो सिंपल डिफ्यूजन को हमने कैसे पढ़ा था कि दे रिक्वायर्स, सिंपल डिफ्यूजन में क्या हमें कोई मेम्ब्रेन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हुई थी? नहीं जी, कोई मेम्ब्रेन प्रोटीन नो की मैम। रिक्वायरमेंट नहीं थी। ऐसे ही हमारे प्रोटीन एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर होते जा रहे थे। ठीक है, फैसिलिटेटेड वाले में आपको पता होना चाहिए कि कैसे हमारे ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का रिक्वायरमेंट हुआ था। ठीक है, सेम कहानी हमारी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के साथ भी थी। दोनों में हमारे क्या, मेम्ब्रेन प्रोटीन चाहिए थे। फिर आपने ये पढ़ा था कि हाईली सेलेक्टिव होते हैं क्या? नहीं जी, सिंपल डिफ्यूजन में क्या था, कोई भी मॉलिक्यूल हमारा यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर होता जा रहा था। और यहाँ पे वाले जो थे हमारे प्रोटीन्स फैसिलिटेटेड वाले में, नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं था। जो भी पहला तो हमारा नेचर ही क्या था कि हाइड्रोफिलिक वाले ही ट्रांसफर होंगे, उसके अलावा कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे। राइट, तो यहाँ पे क्या था, डिसाइड हो रहा था कि कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे क्या था, उसमें भी हमारी सेम ही कहानी थी। बिल्कुल सही, सिलेक्टिवली परमेबल या सेमी परमेबल, कुछ भी यूज करो। फिर आ जाता है ट्रांसपोर्ट हमारा सैचुरेशन वाला जो था। अभी लास्ट के जो दोनों मैंने आपको बताया याद है, यस मैम। अगर वो सारे के सारे ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं तो ही हम उनको क्या कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन हमारा सैचुरेशन पे पहुंच गया है। सैचुरेटेड। हाँ, तो सिंपल डिफ्यूजन में ऐसा कुछ नहीं था और फैसिलिटेटेड और एक्टिव डिफ्यूजन में था।
फिर आ जाता है अपहिल ट्रांसपोर्ट। सिंपल डिफ्यूजन में तो कुछ नाम निशान ही नहीं था, ना अपहिल का ना दूसरे वाले का। फैसिलिटेटेड में अपहिल नहीं था, तो कौन सा वाला था? एक्टिव Downhill. ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल सही बच्चा जी, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव में ट्रांसपोर्ट था। फिर आ रह गया था कि जब यहाँ पे ये डाउन हिल है तो डाउन तो उतरते टाइम को एनर्जी की जरूरत ही नहीं है, तो एक्टिव एटीपी की जरूरत हमें कब पड़ेगी? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। ठीक है जी, चलिए जी, बस एक ये वाला पार्ट भी आप लोग और देखते हुए चले जाइए, उसके बाद हम लोग क्लास को एंड कर देंगे। क्या है ये कि ये हमारा आपको पता होना चाहिए कि वाटर जो है दैट इज व्हाट अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, उसमें क्योंकि सब मिक्स हो जाता है। ठीक है, दूसरा आ जाता है कि प्रोटोप्लाज्म, जो जो वाटर हमारे प्लांट्स में पाया जाता है ना, उनको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये भी मेनली वाटर ही होता है, बट इसमें क्या है हमारे प्रेजेंट है, बहुत सारे डिजॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। डिजॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड, डिजॉल्व मतलब घुले हुए और सस्पेंडेड मतलब सेटल डाउन। फिर क्या है, सॉफ्ट पार्ट ऑफ जो प्लांट का होता है ना, उसमें मोस्टली हमारे वाटर प्रेजेंट होता है, एंड वाटरमेलन में हमारे 92% जो है वो वाटर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता जाता है हमारे हर्बेसियस प्लांट, जिसमें क्या 10 से 15% ही सिर्फ ड्राई मैटर होता है, उसके अलावा सारा क्या होता है? वाटर प्रेजेंट होता है। अभी मैं इसको आपको निकालना बताऊंगी। ठीक है, वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज। सिर्फ प्लांट्स में ही नहीं, आपको पता है एनिमल्स में, ह्यूमंस में, ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर एक में वाटर की जरूरत है। अब आ जाती है एक बस बात ड्राई मैटर वाली। ड्राई मैटर वाले की क्या कहानी चल रही है हमारी? ड्राई मैटर वाले की कहानी हमारी ये चलती है कि आप क्या करते हो, आपका प्लांट कोई भी ले लिया आपने लीफ, उसका फ्रेश वेट ले लिया। क्या लिखा है? फ्रेश वेट। सपोज कर लो उसका फ्रेश वेट है W1, और फिर हमने उसको क्या कर दिया? सुखा दिया, चाहे बुक से, चाहे ओवन से, कहीं भी, जो भी चीज आपके लेवल है। फिर हमने ले लिया उसका ड्राई वेट। ठीक है, सपोज करो उसका फ्रेश वेट था 10 ग्राम, ड्राई वेट उसका क्या आ गया? W2 ले लिया, और वो था हमारा कितना? 5 ग्राम। ठीक है, तो हमारा इसका जो ड्राई मैटर है वो क्या निकला? हमारा ड्राई मैटर हो जाएगा क्या? W1 माइनस W2। ठीक है, और यहीं पे हमारी जो होते हैं, ये जो ड्राई मैटर है वो हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी, 5 बिल्कुल सही शैली। बताइए जी, कोई भी कंफ्यूजन आपको आज की क्लास में? आपका माइक खुला हुआ है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फटाफट से डाउट क्लियर हो जाएंगे एंड द क्लास इज ओवर। अब एक क्लास तो आपको और मेरे साथ लेनी पड़ेगी सैटरडे को, उसके बाद हम इसे जो आपकी न्यू मैम आएंगे वो आपको पढ़ाएंगे अच्छे से। उसका लिंक तो आया ही नहीं है। क्या आंचल, मेरे को आपका आवाज समझ में नहीं आया बच्चा। न्यू जो ग्रुप है उसका लिंक आया ही नहीं है अभी। आंचल, आपके पास नंबर है ना मेरा? आप मुझे वहां पे मैसेज करो एक बार। यस मैम। हाँ जी तारू जी, थैंक यू बच्चा जी, मैं ध्यान रखूंगी अपना। ओके कीर्ति जी, दैट्स रियली ग्रेट। थैंक यू पलक जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी शैली, हमारे बैचेस डिवाइड हो गए हैं। या कीर्ति, बस मेरी आज ये लास्ट क्लास थी, मैंने लास्ट क्लास अपनी रीशेड्यूल करवाई थी। मतलब रीशेड्यूल नहीं, किसी और टीचर को दे दी थी, बिकॉज मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है बैठने का। क्लियर है मोहिनी जी, थैंक यू सो मच। शैली, मतलब हम जितने भी टीचर्स हैं ना, वो सबके सब क्या है, मिक्स वाले हैं, कि सबको कैटलिस्ट और सबको वो दिया हुआ है।